होगा मुझे। ओके। ओके, हो गया स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है जो कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस का है, आइजाज का है। तो जो है ना, हम इसको ऑफिशियली जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ माजिद अली एंड आई एम एन आई कैप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। अब हम जो है ना, इसका बोर्ड थोड़ा इस तरह से रखेंगे कि जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप मुझे जो है ना हैंड रेज भी कर सकते हैं। और मैं आपके माइक्स जो है ना वो भी आपको अलाउ कर देता हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन करने हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2 घंटे की इंटरेक्टिव सेशन होगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इसमें मीटिंग में है, मतलब होपफुली वो सीए सीसीए बैकग्राउंड से ही होंगे और उनको ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स की कुछ ना कुछ नाव हाउ होगी। तो एम के अब्बास ये है हमारे साथ। क्या आप बताएंगे, आप मतलब अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब्बास, आवाज़ आ रही है आपको? ओके ओके, एम कॉम फाइनेंस। ठीक है। तो अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी नाउ हो है स्टैंडर्ड्स की, मतलब बिल्कुल न्यू नहीं है आपके लिए, बल्कि आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। तो आज की जो हमारे सेशंस होंगे आज का और इससे ऑनवर्ड, इसका एक मकसद भी यही है कि आप लोगों को एक क्विकली, मतलब 20 आवर्स में जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनका एक प्रैक्टिकली ओवरव्यू देना, बताना, और उनको कि वो किस तरह से इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप एम कॉम फाइनेंस है किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह इन स्टैंडर्ड्स की लर्निंग से बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके ऑनवर्ड कोई इंटरव्यूज हैं, आप अपनी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हैं, उनको समझना चाहते हैं ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों में ये जो है ना आपको हेल्प आउट करने जा रही होंगी चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आईएफआरएस और आइजास, ये मतलब कौन सी स्टैंडर्ड जो सेटिंग बॉडीज है वो इनको इश्यूज करती हैं। तो जो आईएफआरएस और आइजास हैं, इनको ये एक तो प्रिंसिपल बेस्ड हैं। दो अप्रोचेज होती हैं किसी भी मतलब कोई स्टैंडर्ड सेट करने की जो कि यूनिवर्सल अप्लाई हों पूरी वर्ल्ड में। उनकी एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और दूसरी है रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच उसको कहते हैं कि कोई भी चीज जो आपने सेट की, वो दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल्स। ठीक है। रूल बेस है कि आपने कोई डिक्लेरेशन, कोई डिक्री इशू कर दी कि ये चीज ऐसे होगी तो वो बस ऐसे ही होगी, मतलब उसका कोई प्रिंसिपल से जो है ना, ये तो नहीं कह सकते कि ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल के जो है ना चेंज होने से उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रूल बेस्ड होगी और रूल्स पे ही अप्लाई होंगे, जैसे कि गैप्स हैं। ठीक है। या यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हैं, वो रूल बेस्ड हैं। मतलब उसमें जैसे आपको पता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स में आईफरस आइजाज में अलाउ है हमें फाइफो बेसिस, जो है ना कि हम इन्वेंट्री की कॉस्टिंग के लिए आज हम पढ़ेंगे भी, वो हम चूज कर सकते हैं। लेकिन जो यूएस गैप्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना उसको नहीं कर सकते, आपने लाइफो ही यूज करनी है। ठीक है। तो ये बस हर जगह के मतलब एक वो तरीकेकार हैं जो कि डिफरेंट हो सकते हैं रूल्स, लेकिन जो प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड होंगे वो इस तरह से नहीं होंगे, बल्कि वो प्रिंसिपल पे जो बेस होंगे और जो प्रिंसिपल ने कह दिया वो उसी पर जो है ना वो स्टिक टू द पॉइंट होंगे। अब जो आईएएस हैं, अब देखो, हम सुन रहे होंगे आईएफआरएस आइजास। ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों है? दो इसमें डिफरेंस ये है कि जो 2001 से पहले स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्डिंग थी ना, उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, आईएएससी। ठीक है, बिफोर 2001। तो उन्होंने जो भी स्टैंडर्ड इशू किए उसको हम आईएएस कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। उसके बाद 2001 के बाद इसमें चेंज आई। ठीक है।
और उस जो बॉडी था उसका नाम हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है। तो उसके बाद जो उसने स्टैंडर्ड इशू करना स्टार्ट किए, उनको हम आईएफआरएस कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि 2005 में एप्लीकेबल हुए। ठीक है, लेकिन हम उनको स्टिल आईएएस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2001 में ये चेंज आई तो उस टाइम वो ये नहीं था कि बस उनकी ना एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई थी, उसके अलावा वो स्टैंडर्ड जो है ना वो ड्राफ्ट फॉर्म में थे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि 2001 से पहले जितने भी स्टैंडर्ड हैं उन सबको हम आईएएस कहते हैं, और उसके बाद जो है ना उनको आईएफआरएस कहते हैं। ठीक है। अरे यार पापा छोटो ना नाल में। अपना काइंडली माइक अनम्यूट म्यूट कर लें। अरे सीए में मारा है थोड़ी बुखार थी ओए। बुखार थी ना लगा है बुखार होती। ओके बुखार जरा। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आईफरएस और आइजाज तो हैं ही। ठीक है, उसके साथ साथ ना जो भी कोई, क्योंकि देखें स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अगर हम देखें कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई चेंजेस आ जाए, तो उस पे ना फिर वो मतलब जैसे जो एफबीआर वाले हैं, ठीक है, या ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, आई कैप है, जिस तरह से ये लोग जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर रहे होते हैं, क्लैरिफिकेशन इशू कर देते हैं किसी एक पॉइंट पे, इसी तरह स्टैंडर्ड्स में भी अगर जो है ना रिक्वायरमेंट हो तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो इशू कर देते हैं, क्लैरिफिकेशन, जिन्हें हम इफ्रिक कहते हैं। ठीक है, या सिक। सिक ये पुराना नाम है। जब आईएएस था ना नाम, उस टाइम जो इशू होती थी ना इंटरप्रिटेशन, उनको सिक कह देते थे। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की जो है ना उनकी वो क्लैरिफिकेशंस होती थी। उसके बाद जब जब से आईएफआरएस नाम हुआ है 2001 के बाद, उसके बाद अगर कोई इंटरप्रिटेशन इशू करना पड़े स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड को, तो वो इफ्रिक इशू करता है। ठीक है। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड होंगे आईएफआरएस या आईएएस, उनका ना एक लेआउट होता है, हर एक स्टैंडर्ड का एक स्पेसिफिक लेआउट है जो कि स्टैंडर्ड है। जैसे कि सबसे पहले जब स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि इस स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। ठीक है। हम देखें जैसे कि ऑडिट के स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से हैं कि वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट उसकी तरफ लेके जाते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है 200 है। ठीक है, आइजा 200, उसके बाद 210 है, मतलब एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। फिर प्लानिंग के स्टैंडर्ड है, फिर एग्जीक्यूशन के हैं, फिर जो है ना उसके कंप्लीशन के फाइनलाइजेशन के हैं, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट के अगर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको जो है ना वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है ना वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई सिचुएशन का या स्टेजेस का ना जिक्र नहीं है। इसमें तो ये है कि एक स्पेसिफिक इशू आया, लेट्स सपोज मेरे एसेट है, मैंने को कैसे रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी है कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, डिस्क्लोजर क्या होगी, रिकग्निशन क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगी। इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स के ना कोई नंबरिंग के हिसाब से नाम नहीं रखे जा सकते या कोई सिचुएशन के हिसाब से नहीं रखे जा सकते, बल्कि ये सर्कमस्टांसिस बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है कि कोई इशू आया, अच्छा जी इसका क्या होगा, किस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, आप उससे जो है ना इसको देख सकते हैं। मतलब कहने का ये कि ये ऑडिट के जिस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं ना स्टेजेस के हवाले से, कि ऑडिट सबसे पहले आपने जो है ना प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनलाइजेशन, उस तरह से नहीं है, बल्कि ये जो है सिचुएशन बेस्ड है, और ये जो उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सर्कमस्टांसिस होगा या आपकी जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हवाले से है। तो जो भी स्टैंडर्ड होगा आईएफआरएस या आईएएस, उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा होगा स्टैंडर्ड में। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड की बुक्स देखी होंगी, रेड। ठीक है, रेड बुक्स जो होती है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्ड का। फिर होता है स्कोप, ये किस पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद उसमें की टर्म्स जो यूज हुई होती हैं उनकी डेफिनेशंस लिखी होती है। रिकग्निशन क्राइटेरिया होता है कि इस स्टैंडर्ड में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसको किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, कब रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट, कि अच्छा आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ हमने रिकग्नाइज करनी है, देन व्हाट शुड बी इट्स मेजरमेंट, तो उसकी मतलब मेजरमेंट किस तरह से होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद जी उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, रिकग्निशन भी पता चल गई,
प्रेजेंटेशन मेजरमेंट का पता चल गया। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब इसको नॉन करंट एसेट लेना है, करंट एसेट लेना है, नॉन करंट लाइबिलिटी लेनी है, करंट लाइबिलिटी लेनी है, इक्विटी लेना है, क्या करना है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इससे रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोज करना है, मतलब ये किससे लिया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है। अभी आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाय द टाइम हम इसको डिटेल में चीज़ों को देख रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो, आप अब चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद जी इफेक्टिव डेट लिखी होती है कि स्टैंडर्ड कब से एप्लीकेबल है, और साथ में अपेंडिसेस अटैच होते हैं जिसमें इसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी होती हैं स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद जी आईएफआरएस की बुक जो होती है, ये कोई रेड बुक है, ठीक है, उसमें जो है ना सारे स्टैंडर्ड लगे होते हैं। उसके बाद ब्लू बुक भी है इनकी, वो आईफरस के स्टैंडर्ड, जब से आईफरस इशू होना हो शुरू हुआ ना, तो वो ब्लू बुक्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ग्रीन बुक होती हैं कि जो एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है, मतलब ड्राफ्ट डिस्कशन पेपर्स के, जो अभी करंट कोई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड में शायद अभी डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड समझ रहा है कि उनको हम आने वाले वक्त में या तो स्टैंडर्ड की फॉर्म में इशू करेंगे या किसी स्टैंडर्ड का पार्ट बना देंगे, तो डिस्कशन पेपर्स होते हैं जो वो ग्रीन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड है। आईबीएफआरएस जैसे 17 मेन स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस 1 से लेके 17 तक, ठीक है। आजकल 18 भी चल रहा है जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, लेकिन वो अभी स्टिल एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक वो जनवरी 2026 में शायद अप्लाई होने जा रहे हो, तो ये 18 हो जाएंगे। इसी तरह आईएएस हैं, 29 है, और उनमें से कुछ विड्रॉन भी हो गए हैं, आईएएस 11, आईएएस 17, ठीक है, मतलब जब से आईएफआरएस 15 आया है तब से, ठीक है। इसी तरह इफ्रिक्स हैं, 20 इंटरप्रिटेशंस हैं इफ्रिक की, और सिक हैं कुछ लिमिटेड सी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको जो है ना लेआउट स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह से स्टैंडर्ड है, कौन इशू करता है, आई आई आईएएस क्या है, आईएफआरएस इनका नाम कब से पड़ा, ठीक है, इफ्रिक क्या है, सिक क्या है, एक ओवरऑल जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हमें उसका पहले आइडिया हो कि वो है क्या चीज़, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका लेआउट क्या होगा, ताकि आपको चीज़ों को जो है ना जल्दी ग्रैस्प करने, मतलब आपके माइंड में बैकग्राउंड क्लियर हो, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर थी। आइए अब हम चलते हैं, सबसे पहला स्टैंडर्ड अपना स्टार्ट करते हैं जो कि IS 1 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको एसेट की डेफिनेशन आती है, लाइबिलिटी की आती है, इक्विटी की आती है, ठीक है, मतलब जो रेलिवेंट डेफिनेशंस है वो आपको आती हैं, आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पता है, आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट का पता है, आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पता है, इन चीज़ों का आपको आइडिया है। इफ़ यू हैव नॉट आइडिया, ठीक है, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो IS 1 जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है किसी भी कंपनी की, ठीक है, अब इसमें भी ना डिफरेंट जो है ना वो आ जाती हैं चीज़ें, अगर हम स्टैंडर्ड्स का जिक्र करें, तो एक तो स्टैंडर्ड वो है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसके साथ ही ना कुछ जो लोकल लॉज होते हैं कंट्री के, उसके भी ना कुछ अपनी जो है ना रेगुलेशंस होती हैं, उसकी बेस पे भी ना कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं या डिस्क्लोज करना होती हैं, तो हमें उनको भी देखकर चलना होता है कि वो क्या है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, मतलब प्राइवेट, ओवरऑल भी दुनिया में प्राइवेट हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, तो उनके लिए ना SECP ने भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ ICAP की भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कुछ स्टेट बैंक की या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी कुछ चीज़ें हैं, तो हमें वो भी अप्लाई करना होती हैं। तो अगर किसी रिक्वायरमेंट में एक जनरल रूल भी याद रखें, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि एक स्टैंडर्ड में एक चीज़ लिखी हुई है और एक लोकल लॉग में, ठीक है, दोनों में आपस में जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो क्या अप्लाई होगी। तो पाकिस्तान में ये है कि वेयर देर आर कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड द लोकल लॉज, देन लोकल लॉज विल प्रीवेल, ठीक है, तो लोकल लॉ प्रीवेल करेंगे। जैसे आपने सुना होगा थर्ड स्केजुअल, फोर्थ स्केजुअल जो है, थर्ड स्केजुअल कंपनीज की क्लासिफिकेशन बताता है जो कि कंपनीज एक्ट में है, और फोर्थ स्केजुअल है वो उसके बारे में बताता है कि इस पे अब ये एप्लीकेबल, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज है उस पे एप्लीकेबल होता है कि आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज करना है। तो एक तो वो चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और कुछ दूसरी जो लोकल लॉज बताते हैं। तो हमें अपने जो अकाउंट्स बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो कि लोकल लॉ आपको रिक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है जी।
IS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, मतलब क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी आपकी, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, पुराना नाम इसका। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, नोट्स टू द अकाउंट्स हैं, ठीक है। उनकी प्रेजेंटेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है, इक्विटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये किस तरह से आपने डिस्क्लोज करनी है, ये सारी चीजें हैं। जी सलमान, ऐसे ही है। जैसे टैक्स लॉ में जो टैक्स डेप्रिसिएशन होती है ना, अब देखें टैक्स के लॉज के इसके साथ आप वो ना करें। आप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को अकाउंटिंग की हद तक ही रखें, ठीक है। अगर हमारे लोकल लॉज कुछ हमसे रिक्वायर करते हैं ना, तो वो अकाउंटिंग में कर रहे होंगे, ठीक है। टैक्स की चीजें डिफरेंट है, टैक्स के मतलब एंगल डिफरेंट। टैक्स के लिए हम वो स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे IS 12 जो है, ठीक है। मतलब जो भी अकाउंटिंग में और टैक्स लॉज में, इनकम टैक्स में कोई चेंजेस होगी, वो हम उसमें कवर कर लेंगे। मैं इधर आपको जिक्र थोड़ा बता रहा था SECP के हवाले से, कि एक तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, साथ ही SECP ने अपनी गाइडलाइंस भी दी होती हैं कि आपने जो है ना ये रिक्वायरमेंट भी कम जो है ना फुलफिल करनी है। जैसे कि पाकिस्तान में जैसे ये IFRS 9 जब आया था ना नया नया, और IFRS 15 जब आया था 2018 में, तो SECP ने इसको जैसे ही आया था ना फौरन ही अडॉप्ट नहीं कर लिया था, बल्कि पाकिस्तान की कंपनीज को टाइम दिया था, ठीक है। उनको कुछ एग्जाम्पशंस रिक्वायरमेंट दी थी कि आपने इसको इस टाइम तक जो है ना अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जब तक हमें हमारे लोकल लॉस कहते हैं ना कि आप स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें, हम इनको तभी जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन ये 2005 में आया, जब अब जैसे मैंने आपको देखे बताया है कि IS 1, ठीक है। अब इसका नाम IS 1 है, लेकिन ये 2005 में आया है, ठीक है, एप्लीकेबल हुआ है, इफेक्टिव डेट इसकी। तो मैंने तो आपको ये बताया हुआ है कि 2001 के बाद तो सारे स्टैंडर्ड को IFRS कहते हैं, लेकिन मैंने आपको साथ ये भी बताया है कि ये स्टैंडर्ड पहले से ही ना इस पे डिस्कशन हो रही होगी, मतलब इसका नाम शाम शुरू हो गया होगा, या पहले से ही जो है ना इस पे बातचीत चल रही होगी। 2005 में आकर तो ये इफेक्टिव हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्टिल IAS 1 है। इसके स्टैंडर्ड के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कुछ ओवरऑल कंसिडरेशन है, और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ओवरऑल कंसिडरेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपने एक जब भी अकाउंट्स हम बनाते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें एक नोट होता है, नोट 1.1। ये हम इंशाल्लाह ना एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ साथ देख भी रहे होंगे, जब मैं आपको स्टैंडर्ड ये पढ़ा दूंगा। उससे हम जो है ना फिर आइडिया भी लेंगे कि प्रैक्टिकली इनको कैसे देखते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रही हैं या आपके सामने है, ये किस बेसिस पे बनी है। ये IFRS बेस्ड हैं, ठीक है, और इसमें लोकल लॉज भी रिवील करें, या ये US गैप्स की हैं, किसकी भी जिस बेस पे बनी हो हम उसको डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। उसके बाद गोइंग कंसर्न है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किसी कंपनी के, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी जो है कम से कम जिस दिन हम बैठे हैं, मतलब जो हमारी जिसे कह लें कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है, फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग डेट है, जैसे कि 30 जून 2025 है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी 30 जून 2025 पे हम बैठे हैं, और अज्यूम कर रहे हैं कि ये गोइंग कंसर्न है, अगले 12 महीने तक कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि ये कंपनी लिक्विडेट हो, ठीक है, या इसमें कोई ऐसे मसले मसाइल आए कि जिसकी वजह से ये कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न की बेस पे बनती है। अगर हमें लगे कि जो है ना लेट्स सपोज ओनर्स का ख्याल है कि हम जो है ना बिजनेस बंद कर देंगे, हमने अप्लाई किया हुआ है, ये कंपनी खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ब्रेकअप वैल्यू की बेसिस पे या लिक्विडेशन बेसिस पे बना रहे होते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि जो भी इसके नॉन करंट एसेट होते हैं वो करंट एसेट बन जाते हैं, क्योंकि अब 12 महीने से बाद तो गेम है ही नहीं ना। अब तो कंपनी वाले खुद, मैनेजमेंट कह रही है कि हम इसको क्लोज कर देंगे, भाई गोइंग कंसर्न है ही नहीं, ये चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न का ना हरगिज मतलब जो है ना वो ये नहीं होता कि कंपनी जो है वो चल नहीं रही तो इसका मतलब है कि ये वो हो जाएगा। अक्सर होता है कि मार्केट में हालात की वजह से या थोड़ी सी कंपनी में कभी कोई जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाए,
तो भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। हम मैनेजमेंट से, ऑडिटर्स जब ऑडिट करते हैं तो वो इसको एवेलुएट कर लेते हैं कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। इधर जहाँ इसका तक आपने बस यही जेन में रखना है कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जिस कंपनी की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो 12 महीने इन एग्जिस्टेंस रहेगी, काम करेगी। ठीक है। उसके बाद ये अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग है। ये भी आपको आइडिया होगा, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि आपने इनकम को तब रिकग्नाइज कर लेना है जब वो ड्यू हो जाए, और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड कर लेना है जब वो पेएबल हो जाए। ये नहीं करना कि अगर पैसे नहीं मिले, मतलब आपने एक सर्विस दे दी, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे अभी नहीं मिले, तो आपने उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं किया। नहीं, आपने उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना है, बेशक आपको पैसे नहीं मिले। इसी तरह आपका बिजली का बिल आ गया है जून का, लेकिन आपने पे नहीं किया, या वो जुलाई में पे किया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये जून का बिल जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा अपनी बुक्स में। क्यों? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका एक्सपेंस जो है ना वो पेएबल हो गया है, बेशक पेड नहीं हुआ, स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। तो जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अक्रूवल बेसिस पे बनी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल कंसिडरेशंस है। प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंसी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है उसमें ना प्रेजेंटेशन में आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब लेट्स सपोज इस तरह कहने का कि पहले स्टोर एंड स्पेयर्स जो है ना सबसे पहले हैं, फिर स्टॉक इन ट्रेड आ गया, फिर कैश एंड बैंक आ गया। ठीक है, या कोई आइटम्स आपने पहले जो है ना वो एडवांसेस में रिपोर्ट की, अब आपने उसको डेटर्स में रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है, किसी पार्टी के बैलेंस को इस तरह से नहीं करना आपने। आपने एक कंसिस्टेंसी रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो चीज़ जिस तरह पिछले साल आपने बड़े ध्यान से रिपोर्ट की थी, आपने उसी नेचर की सेम चीज़ को इस साल भी वैसे ही रिपोर्ट करना है। उसके बाद ये मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, आपको पता है कि इतनी बड़ी कंपनी होती है और उसके 25-30 सफ़ों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 40-50 सफ़ों की, उसमें सारा उसका जो है ना बता दिया जाता है, लेकिन साल में तो लाखों हजारों पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसको ना हम एग्रीगेट कर लेते हैं सिमिलर नेचर के एसेट्स को और उनके ट्रांजैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, और मटीरियलिटी की बेस पे। मतलब होता है ना कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी हम देख भी रहे हैं कि एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अब उसमें ना 20-25 नेचर के बस एक्सपेंसेस आ गए और वो खत्म हो गया। लेकिन एडमिन में पता नहीं पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, लेकिन हम उसको एग्रीगेट कर लेते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी। उसके बाद ये ऑफसेटिंग है। ऑफसेटिंग का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ये नहीं करना कि इनकम और एक्सपेंसेस को ऑफसेट करने लग जाएं आप। मतलब एक आपने लेट्स सपोज 1000 रुपीज की सर्विस दी, उससे रिलेटेड जो 500 का एक्सपेंस था ना, आपने उसको सेट ऑफ कर दिया और अपनी बुक्स में 500 रुपये बस रिकॉर्ड कर लिए। नहीं, आपने इनकम अपनी इनकम वाले सेक्शन में रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंस एक्सपेंस वाले सेक्शन में। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, इसी तरह आपने एसेट और लाइबिलिटी को भी सेट ऑफ नहीं करना। मतलब लेट्स सपोज आपने 1000 रुपीज पार्टी ए के देने थे, ठीक है, और बी से 1000 लेने थे, तो आपने जीरो रिकॉर्ड कर लिया। आपने कहा कि मैंने जितने लेने हैं उतने नहीं। आपने इस तरह से ऑफसेटिंग नहीं करनी। ठीक है, हाँ, जहाँ स्टैंडर्ड आपको कहे वहां कर लेनी है। जैसे कि सेम पार्टी है ए, आपने उससे 1500 लेने हैं लेकिन उसके 2000 रुपये देने भी हैं, तो अब आप नेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि सेम नेचर है, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप कर लें। ठीक है, और आपकी जुरिस्डिक्शन जो है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको इससे मना नहीं करते, तो आप इसको रिकॉर्ड उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो होती हैं, आपने कम से कम 1 साल की उसको डिस्क्लोज करना होता है। जैसे आप 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो साथ ही 24 का जो है ना खाना या कॉलम आ रहा होगा। तो ये एक ओवरऑल कंसिडरेशन है आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम देख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये प्रेजेंटेशन है इसकी स्टैंडर्ड्स की किस तरह से चलेगी। अब हम वन बाय वन एक एक स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको किसी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके जो है हम उसको देख भी रहे होंगे, ताकि हमें साथ साथ स्टैंडर्ड्स की ना हो चीज़ें हमारी रिकॉल होती रहें, और साथ ही जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी हमारी चीज़ें कवर हों। इस दौरान अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे IS 1 का ये पार्ट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी?
मैंने एक जो है ना पिक्चर शेयर की है। ओके, ये एक पिक्चर है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये लिखा हुआ है। आपको इश्यू हो रही है? ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये ना कंपोनेंट्स आ गए जो हमने ऊपर पढ़ा था ना। सबसे पहले ओवरऑल कंसिडरेशन पढ़ी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी होती हैं, ठीक है, मटेरियलिटी की बेस पे बनती हैं, एग्रीगेट कर देते हैं हम सेम नेचर्स को, ठीक है, ऑफसेटिंग नहीं करते। हाँ, जो मतलब प्रिमिजिबल होती हैं वो करते हैं, ठीक है, अक्रूवल बेस पे बनती हैं। अब ये है कि उनके कंपोनेंट्स क्या क्या, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ शामिल है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ना दोनों चीजें ही आ गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ गई। स्टैंडर्ड हमें इजाजत देता है, ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या कंबाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कंबाइन कर लें उनको, ठीक है। या अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाना चाहते हैं और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उस, और साथ में स्टेटमेंट ऑफ जो है वो कैश फ्लो है। 1 मिनट, ये मैं व्यू सेट कर लूँ थोड़ा। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें आपको पता है कि हम एज एट पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून 25 है। तो 30 जून 25 पे हमारे करंट एसेट कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी हैं, नॉन करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या हैं, इक्विटी क्या है, एज एट के 30 जून पे खड़े होके क्या पोजीशन है कंपनी की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है ये पूरे साल की या जितने अरसे की भी आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करती है कि आपने क्या कमाया, मतलब सेल कितनी की, आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपकी ईपीएस क्या है, ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिस्क्लोज होती हैं। चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं कि जो पिछली दो स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब पूरे साल में आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ में क्या चेंजेस आई। इक्विटी देखें, इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर से रिलेटेड ये कोई चीज है, ठीक है, मतलब उनका शेयर कैपिटल कितना था, ठीक है, उसमें तो कोई ड्यूरिंग द पीरियड कोई चेंज नहीं आई, कोई शेयर तो नए इशू नहीं किए, ठीक है। उनकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, पूरे साल में आपने कितने पैसे कमाए, कितने उनकी वेल्थ में ऐड हो गए, वेल्थ में क्या इजाफा हुआ, क्या कमी आई, कितना डिविडेंड दिया। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिपोर्ट करते हैं और ये भी फॉर द पीरियड बनती है, पूरे एक साल की बनती है, ठीक है। इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहे होते हैं। इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है ये हमें बताती है कि पूरे पीरियड में, एक पीरियड में मतलब कैश की जो कंपनी के हवाले से अगर देखा जाए, जो कि कैश कंपनी का ब्लड, मतलब कैश को ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि उसमें क्या चेंजेस आई, ठीक है। ये जो है ना स्टेटमेंट ना सिर्फ कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है बल्कि बैंक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बैंक्स देखते हैं ठीक है यार, आप पैसे तो बड़े कमा रहे हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कैश की कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम आपको लोन दें तो किस बेस पे दें, मतलब आप कंपनी में कैश आ ही नहीं रहा, अब आप हमें कैसे हमारी जो इंटरेस्ट है या फाइनेंस है वो हमें जो है आप वापस कर रहे होंगे।